हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रेत की मछली उपन्यास, जो कांता भारती द्वारा प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास है, उसका आज हम लोग अध्याय 5 कंप्लीट करेंगे और सुनेंगे भी आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और अध्याय 5 कंप्लीट करते हैं। स्टेशन के बाहर शहर का वातावरण बहुत अंधेरा, उदास और भीगा हुआ था। शायद कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी में मानसिक थकावट के कारण मैं सो गई थी। प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही जो झटका लगा था वह शायद मेरी आत्मा में भी महसूस हुआ था। तभी इतने अनायास मेरी आंखें खुल सकी थी। गाड़ी स्टेशन पर काफ़ी लेट पहुंची थी। थके, ऊबे और उनींदे लोग अपने अपने अपरिचय में समेटे हुए जल्दी से जल्दी स्टेशन से बाहर आकर अपनी अपनी मंजिल में चले जाना चाहते थे। भीड़ का वह बहाव बाहर अंधेरे में बड़ी आसानी से देखते देखते घुलता जा रहा था। बहुत आशंकित मन शायद ना रहा हो, पर अंधेरे से कुछ तो भय लगा ही। किसी तरह साहस बटोरकर रिक्शा लिया। स्टेशन पर दूर दूर लगी हुई बत्तियों के नीचे से रिक्शा गुजरते तो मन एक क्षण के लिए अवशस्त होता, लेकिन अंधेरे की पट्टी दोबारा शुरू होने पर किसी वही आशंका आ गिरती। जाने कैसा भय था वह। कभी लगता जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही है, और कभी ऐसा लगता जैसे आगे अंधकार के बाद और अधिक अंधकार का भय फैला हुआ है। रिक्शा फाटक तक कब पहुंचा यह मैं सहसा जान ही नहीं पाई। देखा तो शोभन वहाँ खड़े थे, आश्चर्यचकित, मुझसे अधिक आशंकित संभवतः शोभन ही लगी। घबराहट भरे स्वर्ग में उन्होंने पूछा, अकेली आई हो कुंतल? कोई साथ नहीं आया? सहसा मैं कुछ कह नहीं पाई। मीनल की वेदना मन में थी, लेकिन उसे किस सिरे से कहा जा सकता है, यह निर्णय करना कठिन था। शोभन लगातार कई प्रश्न पूछते गए, जैसे वहाँ समाचार, और फिर उससे अधिक अपनी रक्त कमल मीनल के बारे में। उत्तर इतना सहज नहीं था। प्रसंग के प्रकट करने में अपनी असमर्थता छुपाने के लिए मैं रिक्शे के सामान उतारने लगी। तब शोभन को याद आया कि पहले सामान उतारना जाना है। फिर जैसे लज्जित होकर उन्होंने जल्दी से सामान दोनों हाथों से लटकाया और अंदर की ओर ले चले। फूले वाले उपवन से गुजरी तो क्षण भर ठहर कर अब परिचित मादकता भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुंचते पहुंचते मन की वह आशंका काफी हद तक फूल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन की पुलकित बाहों के दबाव पाकर टूट गए। तैमरता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फूलबड़िया की वह लतर आसपास की किसी खिड़की की ओर झांक रही है। मेरी मनस्थिति का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छुपा नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद मिलने का जो एकांत तन्मयता उत्पन्न होती है, उसमें कहीं हल्की दरार भी है। यह अपनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत सन्ने से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कोई विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है तो तुमने हमें बताया नहीं। मन को एक झटका सा लगा। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन दूसरा कोई उपाय तो था नहीं, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल की वह प्रसंग मेरे लिए सुखद नहीं था, और भी विशेष कब तक, जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम ना हो पा रही थी। विवश होकर सब कुछ बता देना पड़ा। सुनकर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ नहीं है। मन पश्चाताप से भर उठा। वह प्रसंग, उन्होंने कहा, उनका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों तो के बाद यहाँ आई थी इस नीले कमरे में, सब कुछ भूल जाने के लिए, शनि सुख शांति में खो जाने के लिए, लेकिन अनायास उस अपने बीच उठकर खड़ी होती इस दीवार में क्या लिया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए, उनके पास शब्द नहीं थे, और उनकी
इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थी। इस रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। सवेरे फूल बगिया से आई तो मन में जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर पूरी तरह बढ़ आई है। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो लगा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घिरना है, फिर उन्होंने क्यों भरने दिया। चुप होकर मैंने चाहा कि उसे नोचकर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिस्सा में मुझे डस लिया। इससे कांटे उंगलियों से चुभ गए। वह पीड़ा मेरी पराजय में बदल गई। हताश होकर मैंने उससे जयो का तयो छोड़ दिया। ठीक है, उसे बढ़ने दो, देखती हूँ यह कितना बढ़ती है। उसकी सारी रात की गहरी उदासी मेरे मन को कचोट रही थी। उस दिन भी उनको अपने को डुबो लेने के लिए मैंने कितनी ही परतें बेकार हो गए। उनके मन में मैं सहज नहीं कर पाई और उनकी बेचैनी ये दूनी होकर मेरे प्राणों में समा गई। निद्राहीन बेचैनी रातों का एक सप्ताह पूरा इस यातना में बीता कि मैं कह नहीं सकती। 8वें दिन यातना के उस सागर से मुक्ति की तरह सहज मीनल अपने पिता के साथ आ पहुंची। उसके आते ही मैंने देखा कि शोभन के चेहरे पहली बार एक ताजापन आया। मीनल किसी डरे हुए बच्चे की तरह हम दोनों से चिपक गई थी। उनका इस तरह समर्पित होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने जंगली लतर मुझे याद आने लगी थी। चाय नाश्ते का प्रबंध करा के हटी ही थी कि मीनल नीचे पर्दे वाली नील कमरे में किसी बिल्ली की तरह पहुंच गई। चाय नाश्ते का प्रबंध करते करते सहसा मुझे उनके लिखे पत्रों में कुछ शब्द याद आने लगे। महाराज हर्षवर्धन की महारानी को हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई है। आजकल एक के बाद दूसरे शब्द कानों में गूंजते जाते और तेरे तन मन में हिला जाते। तुम तो कुंतल मुझे तब भी प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूँगा, अत्यंत असक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्ध तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूँगा। इन्हीं पंक्तियों में खोई खोई बार बार गर्म पतीली छू लेती, बार हाथ जल जाने पर महसूस करती कि मैं चौके में हूँ, कहीं और नहीं। जैसे मीनल के घर आ जाने से वे पंक्तियाँ और भी बार बार कानों के पास आ टकराने लगती। सुनो, कल दशहरा है, मेरा बहुत बहुत सा प्यार, और उसमें से एक कण भी तो तुमने मीनल को दिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। सुनो, कहाँ खोई खोई सी रहती हो कुंतो? मैं कब से पुकार रहा हूँ। स्वर्ग शोभन का था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा, लज्जित होकर बोली, कुछ भी तो नहीं, आप कहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे बायां हाथ खींचा और मुट्ठी के बाद एक अंगूठी उंगली में पहनाने लगी। मैं चौंक उठी, यह तो वही अंगूठी है, यह कहाँ मिली? पगली, तुमने तो बताया नहीं। मीनल के पिताजी ने सारा कहानी बता दी, वहीं इसे लाए थे। मेरे मन में आया कि अब मैं यह अंगूठी ना पहनूं, पहननी चाहिए भी नहीं। कुछ झूठापन सा महसूस हुआ, फिर भी मैं उनसे आग्रह रोक नहीं पाई। अंगूठी पहन तो ली, पर वह कैसी पराई पराई सी, बदली बदली सी लग रही थी। सारा दिन घर हंसी और उत्साह में गूंजता रहा, लेकिन रात गिरते गिरते उदासी केवल मेरे निकट सिमट आई। निचले कमरे में बड़े पलंग को कमजोर लेकिन प्रसन्न मीनल लेटी हुई थी और पास बैठे शोभन दुनिया भर की जाने कितनी बातें किए जा रहे थे। बातों में कहीं अंत ही नहीं। मीनल के पिताजी दूसरे दिन घर लौट आए, लेकिन मीनल वहाँ रह गई। मीनल और लगातार बढ़ती जाती जंगल लतर समझ नहीं पाती थी कि यह लतर कितनी जल्दी बढ़ जाती थी, और कोई पौधा तो इतना जल्दी बढ़ता नहीं। शरीर थका हुआ ही था, मन भी स्वस्थ नहीं था। जंगली लतर मेरे मन में किसी मनहूसियत की तरह चिपक गई थी। फिर भी खाना बनाया। मीनल मेहमान थी, इसीलिए प्रयत्न करके अधिक से अधिक व्यंजन बना लेना आवश्यक था। जैसे तैसे खाना तैयार हुआ। सोचा शोभन और मीनल से कह दूँ खाने के लिए और नीचे जाएं। थकावट इतनी थी कि नीचे से आवाज़ देने की साहस नहीं हुआ। धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ी
उदासी के कारण थकावट और अधिक हो गई। नीले कमरे का पर्दा हटाकर मैंने आवाज़ दी, शोभन। मेरी आवाज़ के साथ एक कमरे के दूसरे सिरे में हल्के अंधेरे से पलंग की सांसा एक आंदोलन हुआ। अचकचाचक शोभन उठकर खड़े हो गए। मीनल दूसरी ओर करवट बदल ली। मेरे पुकारने और शोभन के उठ खड़े होने के बीच पलक मारते जो कुछ दिखा वह न समझ जाने योग्य था। उसके बाद मैं वहाँ ठहरी नहीं जानती पैरों में इतनी गति कैसे आ गई थी। पलक मारते मैं नीचे आई। नीचे आते ही मैंने सुना शोभन ने आवाज़ दी। मैं रुकी नहीं, सीधे अपने कमरे में आकर पलंग पर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद शोभन आए, स्वर्ग यातना से भरा हुआ और शरीर आशंकित। संभवतः वे अगर आते नहीं तो मैं कुछ सोच सकती, कुछ निर्णय कर सकती। क्षमा यातना के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं ठीक ठाक सुना नहीं। रो पड़ी। संभवतः उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मीनल को बहुत तेज बुखार, दर्द होने लगा था। दर्द तो मुझे भी होने लगा था, तेज और अभी। इसके लिए शोभन के पास क्या उपचार था? बार बार क्षमा यातना और खुशामद के अर्थ अधीन सौंदर्य थे। उन्होंने बताया कि मीनल तो वापस कलकत्ते जाएगी ही। उस दिन वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। कम से कम अस्थायी रूप से 2 दिन बाद मीनल को कलकत्ते वाले गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद भी दिन पहले की तरह सहज नहीं हो पाए, जैसे कोई कुछ खो गया था, कोई अनहोनी सी घट गई थी। मीनल की गाड़ी पर चढ़कर हम दोनों घर लौट आए। रास्ते में शोभन चुप ही थे। मैं कुछ नहीं बोली। फूल बगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उस जंगली लतर पर पड़ी। वह कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह से फैल गई थी और आसपास लगे हुए गुलाब के पौधे पर इस तरह छा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी। मन नहीं माना, मैं ठिठक गई। शोभन रुके नहीं, पड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने आवाज़ देकर रुकना पड़ा। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो वापस लौटकर विचित्र अजीबपन के साथ पूछा, क्या है, यहाँ क्यों रुक गई? स्वर्ग में रुआई की ओर ध्यान न देकर जैसे अपने में खोई हुई मैंने कहा, शोभन, इसे उखाड़ फेंक दो ना, मुझे डर लग रहा है। एक दिन यह जंगली रख्तर सारे पौधे को खा जाएगी और फिर लहराते गुलाब सूख जाएंगे। शोभन हंसने लगे। उनका इस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जिद करते हुए कहा, अभी तुम नहीं उखाड़ोगे तो मैं ही यहाँ से साफ कर दूंगी। शोभन ने उसी तरह हंसकर बात को फिर टाल दिया। फिर गंभीर होकर बोले, अंदर चलो, अभी बहुत कुछ काम पड़ा है, कर डाला जाए। काफ़ी दिन से कुछ किया ही नहीं गया। कुछ पुस्तकें की पांडुलिपियाँ तैयार करनी है। दिन रात लगाकर काम करना होगा, तभी काम पूरा हो पाएगा। अपनी बात की उपेक्षा से आहत, अपनी उपेक्षा से पराजित मैं चुपचाप अंदर आ गई। उस दिन कुछ भी और किया न जा सका। शाम होते ही टाइपराइटर लेकर बैठ गई। अपने आप में खोई, डूबी और उदास पन्ने पर पन्ने तैयार करती रही। कभी कभी बीच में ध्यान आ जाता तो लगता शोभन ने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि मेरे मन में क्या कुछ घुट रहा है। अंदर से वह घुटा हुआ धुआं मानस पर उभर आता तो पांडुलिपिया का शब्द धुंधले हो जाते, पर एक और हाथ बांधकर रह जाते थे। ऐसे क्षणों में वह उदासी एक चीड़ बन जाती थी, एक खोज में बदल जाती थी और ऐसा लगता था कि शोभन और अपने बीच का अनायास उठ आई और इस शीशे की दीवार की ओर ऊंची हो जाने दो। मन कभी कभी बहुत अधिक परेशान हो उठता था। दिन रात लगाकर पांडुलिपियाँ तैयार करने में व्यस्त कार्यक्रम में हमारा नृत्य का कार्यक्रम मीनल को पत्र लिखकर 3 मील दूर स्टेशन छोड़ने का भी होता था। पता नहीं कि उसी लतर से जुड़े हुए दुर्भाग्य की रचना थी या सत्य। हाँ, एक दिन शोभन ने मुझे बताया था कि उनका बातचीत भारत पब्लिकेशन से हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि इसीलिए पांडुलिपियाँ जल्दी तैयार करनी पड़ेगी। और फिर एक दिन उन्होंने सहसा बताया कि भारत पब्लिशर के यहाँ से आमंत्रित आया है। वे लोग कलकत्ते में कोई बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। शोभन ने कहा, अभी तो छुट्टियां चल रही है, घूमना भी हो जाएगा
और लगे हाथों किताबों से छपने का प्रबंध भी हो जाएगा। वहाँ जाकर बातचीत करने से शर्तें अच्छी तय हो सकती हैं। बात सुनते सुनते न जाने क्यों स्मृति में मीनल की आकृति घूम गई। सारी योजना पर मीनल उसी जंगली लतर की तरह फैली हुई दिखाई दी। मैंने कहा, फिर तुम हो आओ, मैं नहीं जाऊंगी, और फिर इधर मेरा जी भी कुछ अच्छा नहीं है। शोभन शायद कुछ समझ गए या मेरे मन की करवाहट का पता चल गया। तुरंत बोले, लो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं भी नहीं चाहता। उन्हें पत्र लिख देता हूँ कि अभी व्यस्त हूँ, कहकर वे चुप हो गए। लगा कि मन में उद्विग्न और असंतुष्ट भी है। टहलते टहलते बात बदलकर बोले, कुंतल, एक बात बताओ, तुम इतनी विरक्त से क्यों रहती हो? बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए स्वेटर से लगातार चलती हुई सिलाइयों से मेरी निगाह और अधिक गड़ा ली। वे अतिरिक्त स्नेह के साथ बोले, तुम्हें खूब खुश रहना चाहिए। अपने खाने पीने का भी अब खास ध्यान रखना चाहिए। शोभन मन मनुहार पर उतर आए। भावी शिशु के विषय लेकर इतनी तरह से मुझे छेड़ा कि मेरा मन की गांठ खुल जाए। सच कहूँ तो एक सीमा तक ऐसा हुआ कि अपने मातृत्व का कल्पना करके मन में एक पुलक भर गई। और तब अवसर देखकर शोभन ने फिर कहा, अच्छा, अब बताओ कुंतल, कलकत्ते चलोगी? हर बार की तरह कुंतल एक बार फिर हार गई। मैंने उनकी आंखों की ओर देखते हुए कहा, हाँ कर दी, और मन ही मन अपने को कोसती हुई बोली, न जाने क्या है इन आंखों में जो बेबस कर देता है। उसके साथ ही साथ मन को उस दिन वाले नीले कमरे का नीला रहस्य उभर आया। शोभन नीचे चले गए, चाहकर भी उस नीले रहस्य का मन अलग नहीं हो पा रहा था। विषाद और करवाहट खुल गई थी, इसीलिए इस नृत्य की प्रति उत्सुकता से पैदा हो गई थी। जाने मन की आंखें पर बल देकर मैंने देखने का प्रयत्न किया कि उस नीले कमरे के नीले रहस्य के रूप में क्या था। आकृतियाँ, स्मृतियाँ मैं बहुत साफ नहीं हो पाई, फिर भी दृश्य बहुत अधिक स्पष्ट नहीं थे। वह रहस्य नहीं यथार्थ था। शोभन अस्त व्यस्त होकर सहसा अलग हट गए थे, लेकिन मीनल को सहज होने में कुछ क्षण लगे थे। वे क्षण उन्होंने सयत्न मीनल ने उसकी उजड़े हुए शरीर को ढकने का प्रयत्न किया था, और फिर करवट बदलकर उनसे अपने को छुपा लिया था। कलकत्ते जाने की तारीख पक्की करने के बाद शोभन ने पहला पत्र मीनल को लिखा। मेरा शरीर कई रोज से स्वस्थ नहीं था, इसीलिए मुझे इतना साहस नहीं हुआ कि उस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। पत्र लिखने के बाद शोभन ने कहा, आज 15 तारीख हो गई है कुंतल, और 20 को हमें जाना है। तैयारी अभी से कर लो, तब कहीं काम चलेगा। दिन बहुत कम थे और काम बहुत अधिक। किताबों की भूमिकाएं अभी से लिखी जानी थी। पांडुलिपियों की प्रेस कापियाँ तैयार कर ली थी। शोभन रात भर लिखते थे रहते, दिन में मैं उनकी सहायता करती। ठीक 19 तारीख को सवेरे 7 किताबों की पांडुलिपियाँ तैयार हो गई। आज सचमुच मैं बहुत खुश थी और मन उत्साह में था। पांडुलिपियाँ सहेजने के बाद यात्रा की तैयारियाँ शुरू हो गई। आज से 4-5 दिन पहले स्वतः मेरी तैयारी ऐसे मन ना लगता। आज सचमुच तैयारी जैसी हो रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए बिस्तर, खाने पीने के लिए सामान, पहनने के लिए अलग अलग अवसर पे कपड़े, और छोटा मोटा ना जाने कितना सामान। शोभन मन में बड़े संतुष्ट थे। तैयारियों का उपसंहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मैं अपनी दवाइयाँ भी रख लूँ। 20 दिसंबर को सर्दी बहुत अधिक हो गई थी। गाड़ी को स्टेशन से वापस लाने की समस्या थी, इसीलिए रिक्शे से जाना पड़ा। इसीलिए ठंडी हवा के झोंके शरीर में चुभ रहे थे। शोभन ने कहा, कलकत्ते में इतनी सर्दी नहीं होगी। स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अगर रिजर्वेशन ना होता तो जाना कठिन हो जाता। सोचती हूँ कि 6 रोज पहले कैसा मन था और आज कैसा हो गया था। आज वो सब कुछ जैसे मैं भूल ही गई थी। यात्रा के उत्साह मन में पुलक बनकर समा गया था। शोभन रास्ते में कहने लगे कि कई बार लौटते में शांति निकेतन और जगन्नाथपुरी जाएंगे। वैसे कलकत्ते में भी घूमने की जगह काफ़ी है। हावड़ा स्टेशन अजीब ही जगह है। वह स्टेशन कम लगता है, अस्त बल ज़्यादा। पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास के घोड़ों की हिनहिनाने और खुर पटकने की आवाज़ें आएगी।
ऐसे स्टेशन पर एक संतोष होते हैं। प्रियजन शोभन आतुकता के साथ उठे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। एक क्षण के लिए वो ये भूल गए कि उसी द्वार से दूसरे मुसाफिर को उतरना था। जल्दी जल्दी उन्होंने आसपास दृष्टि दौड़ाई और सहसा एक ओर से भागती आती मीनल उन्हें दिखाई दी थी। निसंताप अनौपचारिकता इस छोटी सी भेंट ने तुरंत बाद मीनल को याद आया कि वहाँ कोई और भी है। वह झटपट गले से लिपट गई। टैक्सी में शोभन ने जैसे ही क्षमा याचना करते हुए मीनल से कहा, मुझे वचन दे रखा है मीनल, इसीलिए बुरा मत मानना। किताबों के अनुबंध होने हैं, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम 3 होंगे और इस बार हम दूर दूर तक घूमने चलेंगे। मीनल ने उत्सुकता हो गई, फिर भी उसने कहा, ठीक है शोभनदा, लेकिन 3 दिन से अधिक नहीं। मीनल साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक गई जहां हमारे ठहरने का इंतजाम भारत पब्लिकेशन की ओर से किया गया था। वहां रहने के लिए एक एक सुविधा का परख स्वयं करने के बाद मीनल ने कहा, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे सोमलदा? टैक्सी स्टैंड तक क्यों कुंतल? तुम थोड़ा आराम करो, मैं मीनल को घर छोड़कर आया। शोभन ने कहा, मैं सफ़र से थकी हुई थी, इसीलिए लगा कि ठीक ही है। शोभन और मीनल दोनों चले गए। वह दिन पूरा थकावट से उतरते बीता। हम लोग कहीं जा ही नहीं सके, काम भी कुछ नहीं हो सका। नाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए थे और जागे तो मालूम हुआ दोपहर टल रही है। गेस्ट हाउस के नौकर ने बताया कि भारत पब्लिकेशन के निर्देशक रतनलाल जी आए थे। नौकर ने कहा कि हमें जगा दे, वरना रतनलाल जी ने ही मना कर दिया कि अभी सोने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। शोभन ने थोड़ा सा लज्जित होते हुए कहा। नौकर से पूछा, कब आने को कह गए थे? साहब ये तो नहीं बोले। शोभन ने पूछा, तुम उनके पास जा सकते हो? साहब हमको बोल गए थे कि आपके लिए उठते ही नाश्ता दूं। ठीक है, नाश्ता तैयार है? शोभन ने पूछा। फिर साहब बोले, अच्छा अभी ठहर जाओ, ऐसे करो जरा सा रतनलाल जी के पास चले जाओ, उनसे कहना मैंने याद किया है, नाश्ता उनके साथ ही करूँगा, उससे भी कह देना। नौकर बड़े अदब से झुककर चला गया। रतनलाल जी को आने में देर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे हमारे जगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेहद हंसमुख, सलीन, विनम्र लेकिन तेज। देखने में वह किसी व्यावसायिक संस्था के निर्देशक कम बुद्धिजीवी अधिक लगते थे। सफ़ेद खादी में कपड़ों में उनका व्यक्तित्व काफ़ी गरिमामय लगता था। मध्ययुगीन साहित्य की उन्हें अच्छी तरह जानकारी थी। यह बातचीत के दौरान पता लगा। चाय पीते पीते उन्होंने सूफी कवि जायसी को लेकर नाथ संप्रदाय के कवियों तक के बारे में जाने कितनी बातें बताई। मध्ययुगीन साहित्य और समाज के साहित्य के बारे में शोभन भी कम नहीं जानते थे। एक आध बार तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि दोनों में से कौन किसको प्रभावित कर रहा है। चाय समाप्त हुई और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा समय साहित्य के इतिहास की चर्चा में समाप्त हो गया। यह तो बहुत बाद में पता लगा कि रतनलाल जी साधारण व्यवसायी नहीं थे। व्यवसाय में जल्दबाजी शायद उनके लाभांश को बढ़ाने में बाधक होती है, यह उन्हें पता था। पुस्तकों के अनुबंध दूसरे रोज संपन्न हो गए। उन पांडुलिपियों के अतिरिक्त रतनलाल जी ने उनसे यह भी अनुबंध किया कि अगले सेट के लिए वह नए लेखकों की कृतियां संपादित कर के देंगे। रतनलाल जी का संपर्क केवल इतने ही व्यवसायी संबंधों में सीमित नहीं था। दूसरे दिन रात अपने घर पर डिनर के समय उन्होंने पूछा, शोभन जी, कुंतल जी पहली बार यहाँ आई है? जी हाँ, अभी तो इन्हें यह महानगरी भी दिखानी है। रतनलाल जी अतिशय विनम्र से पूछे, अगर आप इसे अन्यथा ना ले जाएं तो कल मैं अपनी गाड़ी से गेस्ट हाउस पहुंचा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते ही हैं यह माया नगरी है। रतनलाल जी ने गाड़ी आ जाने के कारण सचमुच बड़ी दुविधा हो गई। सुविधा मुझे भी हुई और मीनल को भी, और संभवतः सबसे अधिक सुविधा हुई सोमल को। 3 दिन के लिए उन्होंने मीनल को मोहलत ली थी, इसीलिए 2 दिन बाद ही यह समूचा दिन हमें मीनल के साथ ही साथ मिल गया। सारे दिन हम लोग उत्साह से भरे जाने कहाँ कहाँ घूमने गए और फिर शाम को रतनलाल जी के लाख कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे
1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूँ, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगोगी तो दुनिया भर की झंझट मोल ले लोगी। कुंतन भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ठीक नहीं है, इसीलिए चलो खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जैसे रेस्टोरेंट में पहुँचे, उसे बाहर और अंदर में खूब सजाया गया था। पहले हम समझ ना सके कि यह अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्टोरेंट के अंदर चमकीली रंगीन कागज में कितनी ही लतरें लटका रखी गई थी। उसमें से रंगीन गुब्बारे गूंधे हुए थे। हल्की संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्टोरेंट में पिछली दीवार पर लिखा है, हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल ही गया था, आज 24 तारीख है ना, कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी, सुमन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बन के कहा, हाँ है तो, फिर क्या हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारे बर्थडे है। सच, मीनल के चेहरे में उत्साह झलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन के बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। यह तय हुआ कि कल सुबह से ट्रेन ले ली जाए भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाई जाएगी और यह बर्थडे कई वर्षों की अद्वितीय होगी। कठिनाइयों से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थ यात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिकेशन का एक एजेंट की सहायता न होती। टिकट की दृष्टि डाली तो पता चला कि हावड़ा से पुरी 300 मीटर से अधिक है। यह अंतर भी उतना ही मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी के भीतर भीड़ था जिसमें यह अनुमान होता है कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में ही घटकर निश्चित ही पूरी एक्सप्रेस में घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात की थी और बंगाल में नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते से ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा से कुछ आधुनिक, कुछ आदिम और कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वह तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है और स्टेशन के बाहर निकलते ही बग्घी वालों की पंडों में इतनी भारी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने कस्में खाकर उन्हें बताया कि वे घनघोर नास्तिक है। वे यहाँ केवल समुद्र देखने आए हैं, लेकिन पांडवों पर विश्वास नहीं हुआ। उनको यह लगा कि जैसे ये अवश्य कोई पहुँच हुए भक्त लोग हैं जो अपना नाम धाम तक ही बताना नहीं चाहते। पुरी की उस नगरी में पहुँचने के सबसे पहले वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित करती है, जिसमें सीपी, शंख, सिंह के बने सामान, उड़ीसा में बनी लाख की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी मालाएं पर बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती हैं। शोभन ने बहुत शौक से टूटी फूटी मूर्तियों की दुकान भर के बेढंगी चीज़ों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को संग्रहालय बनाने का, लेकिन इस बार मैंने उनकी बाजी मार ली। सीपीओ, शंख, भोगे, बैंत की नारियल के सामान और उड़ीसा में बनी इतनी ही नवाब चीज़ें मैं चुनती रही कि 3 दिन तक उन चीज़ों के कारण हमारा असवाब गुना हो गया। पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहाँ का समुद्र तट है। मीलों का स्वच्छ श्वेत बालू का बिस्तर, उसके किनारे झाड़ू और बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरीटाइट पाइप कहते हैं और जिसका अनुवाद हम लोगों ने वहाँ जल देवदारू किया था, आंखों में बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री झझोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जो दिन भर स्नान करने के बाद हम इन्हीं जल देवदारुओं के कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वह समुद्री स्नान। जब लहर आती हम लोगों को केवल डुबो देती
उस समय मैं और मीनल अपने शरीर में जल प्रवाह को छोड़ देती और लहर दोनों को किनारे पर फेंक जाया करती थी। कभी कभी हम दोनों यह चाहते थे कि समुद्र में आन और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों पर एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मिनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों को झूलते हुए समुद्र की खूब दूर तक अंदर जाएं। लेकिन मुश्किल से 10 रुपये में नाव तय हुए। उस नाव पर हम तीनों के एक साथ एक की रक्षा के लिए 3-3 मल्लाह भी चले, यानी नाव पर 9 मल्लाह और हम 3 लोग 12 आदमी थे। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब बीच समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अर्थात नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग न जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी, आपने देखा हमारा समुंदर? ऐसा कहते उसकी धुंधली आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगता था कि यह सारा समुद्र निजी साम्राज्य है जिसे यह अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहा है। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे असमंजस याद हो आया कि उन्हीं के पूर्वज कलिंग के वे युद्ध रहे होंगे। उन्होंने महाराज अशोक की सेनापति के छक्के छुड़ा दिए थे। उस मध्यकाल के इन्हीं के पूर्वजों बड़ी बड़ी नौकरियां लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार होकर जावा, काली, सुमात्रा और चीन तक जाते रहे होंगे। कौन जाने प्रसाद की आकाशदीप कहानी की दृश्य गुप्त कोई कलीन युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उसी दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहाँ सिंदूर और अगस्ती की फूलों की विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठाकर शोभन ने मुझे और मीनल को माथे पे लगा दिया। मीनल के माथे पे उनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसे बेकार उसकी उसी लतर की ध्यान आ गया। मुझे चक्कर आने में उस आरती के अपार भीड़ में शोभन बाहर ले आए। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर वे बड़ी देर तक मेरे सिर और पीठ सहारते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्दी से खाना मंगवाया, खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस में कोंकान गए। कितना सुहावना था वह रास्ता। दोनों ओर नारियल, फरत, सेमल, केवड़ा और झाड़ू के भरे भरे गुंज। बीच बीच में साफ सुथरा लिपे पोते उड़िया गांव, जिन पर चूने की जालीदार कल्पनाएं बनी हुई थी। कोणार्क के मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर जिस पर इतनी महीन शिल्पकला हो कहीं नहीं मिलता। कोणार्क का यह मंदिर एक विटारता का प्रभाव छोड़ जाता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई थी और मैं काफ़ी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोणार्क के मंदिर पर खड़े होने पर एक ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही है। शोभन वहीं एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठे गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया कि हम जाकर नहा आएं। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते ही चले गए, पर समुद्र के नामो निशान नहीं दिखा। मुड़कर देखा, शोभन अपनी हसरत से हंस रहे थे। वास्तव में वो समुद्री हवा थी जो जल देवदरुओं की लहरा रही थी। उसी को उन्होंने समुद्र लहरें बताकर हम दोनों को मूर्ख बनाया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। सूरज डूबने से पहले पहले हम लोग वापस पुरी आ गए थे। एक अद्भुत अनुभव था। पूर्णिमा की रात को जब समुद्र की बिछुआहट ज्वार देखने का, चारों तरफ से सब कुछ धुंधला था। चटक चांदनी थी, उसमें रेत चांदी का ढेर लग रही थी, लेकिन रेत की चमक, पानी की चमक और चांदनी की चमक एक चौखाचौंध सी उत्पन्न कर रखी थी, जिसमें सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी लहरों में लगता कि लाखों चांदी की मछलियाँ कुरेल करती हुई चली जा रही है। वास्तव में वो मछलियाँ नहीं, केवल चांदी की छाया थी।
अपनी हिमालय यात्रा से मुझे समुद्र यात्रा ज़्यादा अच्छी लगी। समुद्र में एक शांति और शीतलता मिलती है, लेकिन समुद्र के सौंदर्य कहीं ज़्यादा सजीव और हमारा वर्तमान जीवन के सुख दुख उत्थान पतन से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। बड़ी रात तक बिखरी चांदनी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण में हम गुमसुम पास बैठे बैठे रह गए। मेरी तबीयत रात को बैठे बैठे खराब ना हो जाने, इस भय में ना चाहते हुए भी हम तीनों मिलकर होटल वापस आ गए। लौटकर ज़बरदस्ती आ तो गए, पर कमरे में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार बेचैनी से बाहर फैले समुद्र और चांदनी के फैले देखते जी मचल उठता और भागकर वहीं चले जाए। इन्हें देखने से लग रहा था कि कहीं बड़े बेचैन हैं। सारे दिन आवश्यकता से अधिक ही घूम लिया था। जैसे जी था उसे देखते ही उतना घूमना हानिकारक ही था। घूमने से थकावट इतनी अधिक हो गई थी कि एक क्षण भी खड़े रहना असंभव था। थक गई हो, सोमन ने अपनेपन से कहा, और खिड़की से बाहर जाने क्या देखते रहे। थकावट के कारण जैसे बेहोशी भरी नींद मेरी आंखों पर छा गई। नींद के कारण इतने क्षण बीते होंगे कि मैं नहीं कह सकती। तंद्रा में मैंने सुना कोई बातें कर रहे हैं। नींद में ही चेतना पर थोड़ी जोर दिया। यह पता लगा कि स्वर के सोमन और मीनल के थे। शब्द ठीक ठाक सुने नहीं जा पाए। नींद की चेतना को भी फिर दबोच लिया। ठीक उसी तरह फिर हल्की सी टूटी। इस बार आंखें पर मैंने थोड़ी सी खोली। देखा शोभन और मीनल ठीक उसी तरह बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं। उनका इस तरह बातें करना बेहद सुखद नहीं लगा, लेकिन नींद ने अगले ही क्षण मुझे फिर दबोच लिया। थकावट भरी क्षण के अंतराल कितना लंबा था यह नहीं कह सकती। आंखें खुली तो एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि वह सत्य था या स्वप्न। मीनल और शोभन ही थे। यह सहज स्थिति में नहीं थे। नीले कमरे का दृश्य एक बार फिर अस्त व्यस्त स्मृति में घूम आ गया था। मीनल शोभन की गोद में थी। कपड़े उससे अधिकतर अस्त व्यस्त थे। शोभन उत्तेजना से तृप्त लगातार उसे चूम रहे थे और उसके हाथ उसके अनावृत वक्ष से खेल रहे थे। उस क्षण में उन दोनों को सिवा अपने संवर्तक किसी और का कोई ध्यान नहीं था। मेरे मस्तिष्क में एक भयानक तूफान उठा। लगा जैसे मेरा माथा फट जाएगा। सिराओं में जैसे गहरी आग भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे वह दृश्य नहीं, समूची परिस्थिति असहाय हो उठी थी। मैं तड़प कर उठी। आहट से वे दोनों चौंके। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को समेटा और अचकाकर एक दूसरे से लग गए। मैं उन्हें देख कर रुक ही गई। बिस्तर के नीचे आई और दरवाजे की ओर बढ़ी। शोभन क्षण भर में ही अपनी परिस्थिति को भाप गए। झटक कर वे आए और दरवाजे से अलग हटाया और फिर सटक छिटकनी लगा दी। क्षमा यात्रा को वैसे शब्द बहुत कम ही सुने जाते हैं। अत्यंत कतार होकर उन्होंने मुझे दबोच लिया। बड़ी कठिनाई के साथ वे मुझे बिस्तर तक लौटाकर आए। मेरा मन एक क्षण को भी इन दोनों के साथ ठहरने को नहीं लग रहा था। मेरा तन मन इस कल्पना को सिहर जाता था। बड़ी कठिनाई के साथ मुझे बिस्तर तक लौट कर आए। मेरा एक क्षण को भी इन दोनों के साथ ठहरने को नहीं हो रहा था। मेरा तन मन इन कल्पना से सिहर जाता था कि शोभन को मुझसे छीने ले जा रहा है। मेरा नींव ही हिल जाएगी। ऐसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से कह उठती थी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शोभन, तुम तो कहीं और डूब रहे हो। मुझे क्यों इतनी बुरी तरह बांधा था? फिर अपने प्रेम बिना मार डालोगी? समझ में नहीं आता। ऐसा लगता कि मैं पागल हो जाऊंगी। बहुत प्यार से अपने बहुपास में कसकर बहुत समझाया शोभन ने। कुंतल, मैं केवल तुम्हारा हूँ। कुंतल, केवल तुम्हारा। तुम मेरे जीवन श्वासों की तरह अंदर जाती हो। मुझसे प्राण शक्ति तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम तो जानती हो मीनल, अपने जीजा जी से प्रेम में इतनी बुरी तरह उछल गई ही है कि उसे समझाना है उस उलझन से वह बाहर आए, नया जीवन आरंभ करें। फिर उसमें एक लड़का भी ढूंढ रहे हैं। तुम कैसी पगली सी बातें सोच सोच कर अपना और मेरा मन दुखी
रही हो। सो जाओ कुंतल, सो जाओ। देखो मुझे भी नींद आ रही है। किसी तरह सवेरा हुआ। मन और तन रात की घटना से बहुत भारी थे। ना चाहते हुए भी सामान समेट कर बांधा। आज पूरी नगरी से विदा लेनी थी। सामान लदवाकर स्टेशन आ गए और टिकट खरीदकर डब्बे में बैठ गए। जोगिया रंग की साड़ी और गले में मूंगे की तरह मोतियों की माला पहनी हुई थी। सब घूम घूम कर हम दोनों की ओर देख रहे थे। एक साधु बाबा मिल गए। बड़ी पहुंची हुई जोगन समझकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया जीवन का सफल होने के लिए। गाड़ी पर बैठकर सीधे बोलपुर स्टेशन पर सवेरे पहुंचाकर ही उतरी। टैक्सी की ओर शांति निकेतन पहुंच गए। वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बड़ी अवगत से हम दोनों का और ठहरने का बड़ा सा कमरा दिया। सामान आदि खोलकर हम लोग अब व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मन उखड़ रहा था और मेरे और शोभन के बीच मिनल खटक रही थी। मेरे और इनके बीच मिनल की दीवार बन खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। नहा धोकर नाश्ता कर लेने के बाद शोभन हम दोनों के शांति निकेतन दिखलाने निकल पड़े। पहले टैगोर की लाइब्रेरी, बिस्तर तथा अन्य अध्ययन कक्ष आदि दिखलाएं। उसके बाद वो सब जगह दिखलाने ले गए जहाँ बैठकर कवि गुरु कविताएं रचते थे। श्यामली कुटी, फिर लता कुंज दिखाया। अंत में स्कूल की ओर जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती। संपूर्ण वातावरण में उस महंत आत्मा की छाया दिखती। बहुत कुछ लकीर पीटने जैसी लगती। चारों ओर फरद ही फरद पेड़ फूलों से लदे थे। सोने का रंग और फरद के फूलों के पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखे थे। सूर्यास्त के समय लगता जैसे चारों ओर आग लग गई हो। प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का ढंग और सारा वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। बहुत अच्छा लगा। मौसम भी ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, बहुत ही सुहावना लग रहा था। लौटकर खाना खाएं और खाकर सो गए। रात का सफ़र भी थकान ही थी। आज सवेरे ही से जी अच्छा नहीं था। उल्टी मतली आ रही थी। कुछ खाने का मन नहीं करती। जबरदस्ती खा लेने पर उलट जाता था। शोभन और मिनल मेरी ऐसी हालत देखकर थोड़ा चिंतित हो गए थे। मिनल शोभन को समझा देती थी कि उससे अपनी भाभीियों को ऐसी हालत में देखा है। कुंतल ठीक हो जाएगी, उसे सो जाने दे, उठेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं अनमनी हो आंखें बंद कर लेती हूँ और वे दोनों बातें करते हैं। बीच बीच में उसी मनहूस बढ़ती हुई लता की याद आती। कभी मुझे लिखे शोभन के पत्र अंशों में रखते। कमल के बिना मेरा क्या होगा। मैं पुण्यतः टूट जाऊंगा। फिर गहरी नींद आ जाती। नींद टूटने पे उन्हें और मिनल की जुड़े जुड़े बातें करते पाती हूँ। मन ही मन खींच जाती हूँ। समझ में नहीं आता कितनी बातें हैं जो इतनी देर तक कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होती। लगता है बातों का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। इन बातों ही बातों में जाल में फंसकर मेरा दम ना घुट जाए। नहीं नहीं, मेरे होने वाले बच्चे में क्या होगा, कौन देखेगा उन्हें। ना जाने कैसे कैसे अपशगुनों से मेरा मन घबरा उठता है और मैं उठ जाती हूँ। कहती कुछ नहीं, अंदर ही अंदर तूफान हिलोरे लेते हैं। नहा धोकर कपड़े बदल कर अपने स्वस्थ दिखाने के ढोंग सा करती हूँ। 3 दिन बीत गए। बीच बीच में न जाने कितने अपशगुनों से मन भर जाता और मुंह में सारा स्वाद छोड़ जाता था। शोभन और मिनल की छुट्टियां परसों से खत्म हो जाएगी, इसीलिए कल शांति निकेतन से चल देना चाहिए, यह निश्चय हो गया था। और मैं जल्द से जल्द शोभन को लेकर मिनल से दूर चली जाना चाहती थी। कल चल देना था तो सोचा आज खूब घुमा जाएगा और बहुत देर तक बैठकर रात को गप लगाएंगे। लेकिन कल मिनल विदा होकर कलकत्ते चली जाएगी और शोभन और मैं इलाहाबाद। सवेरे उठकर हम लोग फिर शांति निकेतन घूमने गए, विशेषकर रंग नृत्यगान विभाग में गए। रविंद्र संगीत की छोटी छोटी सजी लकड़ियों की नृत्य हम लोग पूरे 3 घंटे देखकर लौटे। मन में एक रिम्स और रविंद्र संगीत और नृत्य देखकर प्रसन्न हो गया। फिर वहाँ से हम मूर्तिकार और पेंटिंग विभाग की ओर निकल गए। इस विभाग से अध्यक्ष विश्वविख्यात का युद्ध थे।
बहुत सने और अभिमान में भरकर एक एक मूर्ति दिखाते रहे। शोभन तो एकदम उस विभाग में खो गए। शाम को फिर घूमने आएंगे ये सोचकर चले आए। दोपहर का खाना खाकर आराम किया और शाम को फिर घूमने निकल पड़े। लता कुंज कविता कुंज से निकलते हुए पलायस की ओर चल दिए और शांति निकेतन के पीछे की ओर नदी के पास आ गए और इस नदी का कगार से गुमसुम बैठे सूर्यास्त देखने में डूबे रहे। जब एकदम अंधेरा हो गया, चांद और सितारे चमचमाने लगे तो भारी मन से हम तीनों लौट रहे थे। शायद कल की गाड़ी से हम लोग अलग हो जाएंगे, तीनों एक साथ ही रह पाएंगे। ये और मीनल दोनों अपवाद में चुप थे। फिर ये दोनों गुमसुम और हम एकदम खामोश। रात बहुत सहज नहीं थी, मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी एक नींद में बेचैनी भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ छुप रहा हो या हवा में इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि वह नींद थी या अचेतना यह कहा नहीं जा सकता। ठीक यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने दुस्वप्न ही देखे होंगे। हाँ, जो अनुभूति थी वह कर्म संज्ञातजनक नहीं थी। जाने किन टूटे और बिखरे हुए अनुभवों में भटकती हुई मेरी चेतना की सांस भयानक टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे एक मर्मता पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बींध गई। मैं तिलमिला उठी। वह दुस्वप्न ही था, एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वैजी चीज गिरी है और मर्मता पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए हैं। रक्त की कड़वी गर्म धार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ गई है। छटपटाकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे ममिकता चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाकर उड़ने लगी हो। यातना का वह क्षण इतना केवल ही नहीं था, दर्द को जैसा किसी को ने फिर दोबारा दिया। पुनरावृत्ति यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न यहाँ एक प्रतीत था, वहाँ यह पुनरावृत्ति माथे की गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वह पहचानी जा सकती थी। उनका शरीर अनावृत था। शोभन भी सहज स्थिति में नहीं थे। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे की चित्कार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर से उनसे लिपटे हुए थे। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई न कोई आहट अवश्य हुई होगी। शोभन तुरंत अलग हो गए। सिर फट जाने की यातना से मेरी हुई चीख मेरे कंठ में अब निकली। मेरा सिर फट गया। शोभन, देखो ये रक्त, सारा तकिया खून से भीग गया है। नहीं कुंतल, नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है। होश में आओ कुंतल। शोभन ने जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए मेरी बाँह थाम ली। नहीं, मैंने अपने हाथ से झटक दिया। मुझे लगा जैसे उसके हाथ मुझे टस लिया हो। अब और संभव नहीं, जितना है वही बहुत है। शोभन ने साहस नहीं छोड़ा। कांपती हुई आवाज़ से मुझे जैसे मनाते हुए उन्होंने फिर दबोच लिया। मैं छटपटा उठी। तन मन में एक अजीब लिचलिचापन भर गया था। अंतर्मन छटपटा रहा था। घाव बहुत गहरा था। क्षोभ और हताशा ने मेरी तन काँप रहा था। सचमुच यह मेरा सिर टूट गया। जहाँ सिंदूर की रेखा होती है ठीक वहीं उसके 2 टुकड़े हो गए थे। आह शोभन, ये कैसे हुआ? वह मीनल ही थी ना, तुम्हारी बहन? रिश्ते का कैसा अपवाद। मरियम कहा था तुमने मीनल को, और आज यह नीला प्रसंग। शोभन, नहीं, जीसस क्राइस्ट ने तुमसे कभी अपना प्रतिबिंब देखा था सोमल, याद है तुमने? अब फिर याद करो, क्या वह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब था, और या किसी प्रतिबिंब? इतनी ही घिनौनी थी। दुर्गंध आती है आज उसी दुर्गंध से तो माथा फट गया है। बोलो शोभन, क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जन्म लेकर ही उस जीसस के प्रतिबिंब बन सकता है? याद करो शोभन। नीले कमरे का एक सुगंध भरी सुबह तुमने कहा था, हेल्प मी लॉर्ड गॉड इन माई गुड परपोज एंड द सर्विस एंड ग्रांट मी
this day to begin perfectly, for not each it had I have in out this time। और तुमने सोई हुई मीनल के सामने सिर झुका दिया था। माँ मरियम, तुमने अब स्फुट स्वर्गों में कहा था। कौन थी वह मरियम? कौन थे वह तुम? उभरी हुई विवस्त्र दो जंघाओं के बीच किसी विकार की तरह छटपटाते तुम। क्या यही है तुम्हारा प्रतिबिंब? क्षोभ थे तपते हुए बुखार में मैंने क्या कहा और क्या अनकहा रहा, मैं नहीं जानती। सब परलाप रहा होगा, यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि परलाप के शब्द में तर्क संगति नहीं होती है, और जो शब्द तर्क विकृत नहीं होते वे चुभते नहीं हैं। इन शब्दों का चुभन सचमुच हो रही होगी, क्योंकि किसी आहत पशु की तरह कांपते हुए वे मुझ पे लिपट गए थे। मुझे अस्त व्यस्त करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। बलपूर्वक झटककर मैंने उन्हें हटा दिया। वे बेहद पराजित और घबराए हुए थे। घबराहट में उन्होंने क्या क्या कहा, किन शब्दों की क्षमा याचना की, और आज इतना प्रसंग नहीं है। हाँ, मुझे याद है उन्होंने पश्चाताप किया था, प्रतिज्ञाएं की थी। उन प्रतिज्ञाओं के बावजूद मेरा मन इतना खोल रहा था कि मैं सहज ना हो सकी। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो। कुंतल को हुए घाव, दर्द, गुस्सा धीरे धीरे आंखों में चुपचाप बाहर आने लगे। ऐसी स्थिति सूरज बढ़ आने तक बनी रही। दिन निकल आने पर मीनल और शोभन उठ गए, लेकिन मैं वही बिस्तर पर करवट ले दर्द से खहरते हुए आंखें मूंदे पड़ी रही। ऐसा लगता था कि रात के कांड से मेरे संपूर्ण शरीर की ताकत खींच ली हो और मुझे शक्तिहीन सा छोड़ दिया हो। उन क्षणों में मैं अकेला महसूस हो रहा था। नाश्ता लग गया था और धूप भी अधिक चढ़ आई थी, लेकिन मेरा सारे बदन बुखार से जैसे भरा हुआ था। उठने की साहस नहीं हो रहा था। शोभन संभवतः बहुत देर से असमंजन के बाद मेरे निकट आए। मैंने अनुभव किया कि काफ़ी देर तक वह चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर बहुत संकोच से वह के साथ स्वर्ग में बोले, कुंतल। मैंने अनसुना सा कर दिया। उन्होंने फिर कहा, कुंतल, बहुत दिन चढ़ आया है, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज जाना भी तो है। किसे जाना है? शांति निकेतन तो अशांति गृह बन गया। अशांति गृह भी क्या, बल्कि सौपन्य भंग की भूमि। जाना तो यहाँ से होगा, लेकिन जिस रूप में आए थे, क्या उसी रूप में लौट जा सकोगे? उस दिन सिवा कुछ औपचारिक बातचीत से कोई भी दूसरी बात बोली नहीं जा पाई। बहुत ही यांत्रिक ढंग से के सामान बांधा और स्टेशन आ गए। गुमसुम चुपचाप साथ साथ हम तीनों थे। बस एक कोई हमारे बीच नहीं था। वह कोई एक वही अशांति गिरी में छूट गया था। वह था मेरे और शोभन के बीच का रिश्ता। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय में भाग 6 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले भाग 6 लेकर आप लोगों के समक्ष। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि रेत की मछली उपन्यास का सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष अध्याय 6 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।